राजस्थान में अरावली के पश्चिम का कुछ इलाका, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र के मारवाड़ा और विदर्भ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में अक्सर सूखे की स्थिति बनी रहती है। कुछ दिन पहले बिपरजोय तूफान चर्चे में थे और उसने भारी तबाही मचाई थी। 1970 में बांग्लादेश में भोला चक्रवाती तूफान में 5 लाख से ज़्यादा जनहानि हुई थी। 1737 में हुगली रिवर साइक्लोन ने तबाही मचाई थी, जिसमें 3.50 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 1881 में वियतनाम में आए हैपोंग तूफान 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। आंध्र प्रदेश में 1839 में आए कोरिंगा साइक्लोन से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 1876 में बांग्लादेश में आए बैकरगंज साइक्लोन से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान अक्सर बाढ़ को लेकर चर्चा में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और असम में भी जब तब बाढ़ की स्थिति गंभीर रहती है। कनाडा और स्पेन के जंगलों में अक्सर आग लगी रहती है। दार्जिलिंग, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और तमिलनाडु में जब तब भूस्खलन होने वाली दिक्कतों की खबरें आती रहती है। ITM गीडा से सिविल इंजीनियरिंग विभाग में पूर्व HOD रहे तथा टिहरी बांध परियोजना के THDC इंडिया लिमिटेड के GM पद से अवकाश प्राप्त वर्तमान में बसारतपुर गोरखपुर के निवासी इंजीनियर ओम शंकर मौर्य से आज हम बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पे। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे हालात क्या प्रकृति की वजह से बनते हैं या इंसान अपनी ज़रूरतों की वजह से प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहा है उसकी वजह से होता है? देखिए, प्राचीन काल से आपदाएं आती रह रही हैं, आती हैं, आती भी रहेंगी। अभी क्या हुआ है कि अभी हमें इसकी जो तीव्रता है और फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है पहले से। ये पहले से काफ़ी बढ़ गई है। उसका जो मेन जो कारण है आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग है। उसकी वजह से तीव्रता बढ़ रही है और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो जितनी भी हमारी बाढ़ या देख रहे बाढ़ है या सूखा है चीज़ों के, उससे हमारी जो है ये उनकी भयावहता बढ़ रही है उसकी वजह से। तो सर, क्या माने कि इंसान के छेड़छाड़ करने से ये अनुपात बढ़ा है या कोई और रीजन है आपकी नज़र से? इंसान के छेड़छाड़ से भी बढ़ा है। इंसान के छेड़छाड़ जितने हम वन काट रहे हैं, करके छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो हम पहाड़ काट रहे हैं, और इसके अलावा जो भी हम आज की डेट में जो हम पेट्रोल जलाते हैं, कोयला जला रहे हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हमको प्रतिदिन हमारे वायुमंडल में गर्मी को बढ़ा रही हैं, और गैसेस से गर्मी बढ़ती है। गर्मी का रिलेशन हमारे बरसात से कैसे है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उस वातावरण में उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। गर्मी बढ़ेगी, वाष्पन बढ़ेगा। वाष्पन समझना, एवपोरेशन जब बढ़ गया तो ये एवपोरेशन फिर गर्मी बढ़ाएगा। एवपोरेशन बढ़ने का मतलब ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई। एवपोरेशन भी, भाप भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जैसे ग्रीन हाउस गैस की बड़ी मतलब मात्रा, गर्मी बढ़ी, ये चलता रहता है। इससे क्या हो, तो जो पहले बारिश हल्की फुल्की बारिश होती थी, अब वो बहुत तेज़ होती है और थोड़े समय में होती है। हाँ, तो इससे जब थोड़े समय में होती है तो वो बहुत भयंकर रूप ले लेती है। भयंकर, जिसको बादल फटना भी लोग बोलते हैं। बादल फटना भी उसको कैसे क्लाउड बस्ट कहते हैं। उत्तराखंड में ऐसे घटनाएं देखी। अभी सिक्किम में जस्ट आपने 3-4 अक्टूबर को घटना हुई थी इसमें कि ये बहुत बड़ा, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। ग्लोबल वार्मिंग का अनुपात अब देखा जाए बढ़ता जा रहा है, तो सर इसका क्या कारण है? अभी आपने बताया कहीं सारा कुछ तो उसी का कारण नहीं है। जी, ऐसा है कि यदि हम पिछले 30 सालों का 1990 से लेकर 2019 तक एक एवरेज लिया गया है उसमें, तो उसमें जो बाढ़ की जो परसेंटेज है 42% है। इस यदि तूफान को मिला दें 71% है। यदि उसमें हम वाइल्ड फायर है, लैंडस्लाइड है, हीट वेव्स है, इनको मिला दें कभी 90% हो जाता है। 90% जो कारण जो हमारे को ग्लोबल वार्मिंग जिसको अफेक्ट कर रहा है। और बाकी जैसे आप लेते हैं, जैसे अर्थक्वेक है और ज्वालामुखी है, ये जनरली 10% में आते हैं। मतलब जो भी अनुपात निकाला गया पिछले 30 सालों का, एक जस्ट एक रफ एस्टिमेट है पूरे वर्ल्ड वाइड।
हम्म। ये है। सर ये बहुत चिंतनीय विषय है, तो इससे बचने के लिए इंसानों को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें सबसे बड़ा काम है हमको, जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, जो जैसे कि आप पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, इसमें हमें कमी करनी है, अभूतपूर्व कमी करनी पड़ेगी। कमी नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग रुकेगा नहीं। तो कमी करने के लिए हमको अपने सरकार भी अपना जो पावर प्लांट में कम कर रही है, हमको भी अपना जो गाड़ियाँ चला रहे हैं गाड़ियों की कम करना पड़ेगा, जनरेटर चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को हमको कम करना पड़ेगा। और हमको उसके बदले जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं और एनर्जी जो हमारे अच्छा ऊर्जा है जो हमारी, उस तरह का यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं सर, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे। अभी पिछले एक मीटिंग हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जिसमें COP26 बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, उसमें 2021 में, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, क्या क्या स्टेप ले रहे हैं वो लोग, मतलब हम इंडिया ले रहा है, उसमें चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको कि हमने ये एक मानक रखा, एक टाइम पीरियड रखा 2030 कि 2030 तक हम 50% बिजली जो हमारी टोटल बिजली बनती है उसमें 50% बिजली हम केवल मतलब अच्छे ऊर्जा, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा ऊर्जा, मतलब विदाउट आपके जो पेट्रोल डीजल जो भी होता है उससे नहीं, केवल हम सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से बनाएंगे 50%, और 2030 तक ये हमारा संकल्प है कि हम 50% बनाएंगे। अभी हम रफली 41% अचीव कर चुके हैं। अच्छा, तो अभी हमारे पास 7 साल समय है, हम उसको प्राप्त करेंगे। ये दूसरा है इसमें कि हम कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है, जैसे आप गाड़ी का धुआं निकलना है, कोयले का धुआं निकलना है, ये उत्सर्जन हो रहा, उसमें हमने एक मानक लिए अपने एक रखा है संकल्प कि हम इसमें 45% कम करेंगे 2005 के लेवल से 2030 में। तो 2030 का जो लेवल में हमने लिया कि हम 2005 के लेवल इसमें 45% कमी करेंगे। अभी हम बराबर 30-33% प्राप्त अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा चीज़ इसमें क्या है कि हमें जो वन लगा रहे हैं, वनीकरण कर रहे हैं हम लोग, वनीकरण बहुत हो रहा, सुना होगा आपने, और भारत सरकार इसके लिए बड़ा कटिबद्ध है कि हम वनीकरण करें, और करना जरूरी भी है, आम आदमी भी कर रहा है। इसमें 1 बिलियन टन कार्बन को वातावरण से ख़त्म करने के लिए हमें वनीकरण करना है। अच्छा, और ये हमारा लक्ष्य है 2030 तक। 2030 ये भी हम मतलब ये भी हमारा है कि हम पूरा करेंगे इसको, और 2070 तक हमारा लक्ष्य है जो है कि हम इसको नेट जीरो करेंगे, कार्बन CO2 जितना पैदा उतना कंज्यूम हो जाए, नेट जीरो का ये लक्ष्य हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया हमको 2021 में, और उसमें हम भारत सरकार ने सभी लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सर हम लोग अपने कंट्री को तो ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन दूसरी अदर कोई कंट्री है वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे वातावरण में जाता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश पे भी तो इम्पैक्ट उसका पड़ता होगा। नहीं देखिए ऐसा है, बात तो बिल्कुल सही है आपने कही कि अच्छा पड़ता है, लेकिन यह है कि हर देश को टारगेट दिया गया है। जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, जिसमें कि 176 या 86 कंट्री शामिल थे उसमें, जिसमें हर कंट्री ने अपना दिया कि भाई हमको ये काम करना है, जिसमें भारत ने अपना दिया था जो हमने बताया आपको, इस तरह से चाइना ने भी दिया, इस तरह से और कंट्री ने भी दिया, सब लोग कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं। अब यह मान सकते हैं भाई मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं चाइना कितना कर रहा है वो मैं मॉनिटर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सब लोग कर रहे हैं। अब सर आज के समय में अगर देखा जाए, बरसात का जो मौसम था कभी आगे हो गया है, कभी पीछे हो गया है। होता था कि गर्मी का मौसम, तो गर्मी का एक पहले के समय में एक समय होता था, उसी टाइम गर्मी पड़ती थी। अभी ठंडी का मौसम आ गया है, फिर भी इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो आपके नज़र में ये क्या कारण हो सकता है? इसका जो मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से जो सारी चीज़ें बदल रही, मौसम सीजन बदल रहा है, बारिश का तीव्रता बढ़ रही है, मतलब ये चीज़ें काफ़ी, सूखा पड़ रहा है। जब आपको पानी की ज़रूरत है उस समय पता लगा आपको सूखा पड़ा हुआ है। जिस पानी की ज़रूरत नहीं है तो आप जो है बाढ़ आ गई। मतलब ये चीज़ें, इसका जो हम प्रकृति से जो हमने जो
कुछ किया है, जिस तरह से अब जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले समय में हमें लगता है बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है इंसानों पे। हाँ, यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा संकट आएगा, फिर हमको फिर प्रॉब्लम होने से रोक नहीं सकते। अभी आपको मैंने यूके में और यूके में कहिए और यूरोपियन कंट्री में कहिए, उसमें यूके में अभी 19 जुलाई 2022 की बात है, जुलाई में, जब टेम्परेचर जो है उसका 40 डिग्री पहुंच गया। उनको इमरजेंसी लागू करना पड़ा। इमरजेंसी कहते हैं, इमरजेंसी 3000 लोग मर गए उसमें। वहाँ जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो वो उनके यहाँ 10, 12, 15 होता होगा, 40 डिग्री पहुँच गया। तो ये कारण है कि भाई यदि हमने ज़्यादा हम करेंगे गर्मी में, ग्रीन हाउस गैस पैदा करेंगे तो समस्या हमें होगी। हमको यही मेन है कि हमको कटेल करना पड़ेगा कि कोयला से बंद करें अपना, ये हम जो अपनी ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी उसके अपने को हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा हानि बचने वाले हम। एक बात इसमें और आती है सर कि इंसान तो कर ही रहा है, लेकिन प्रकृति भी अपने में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है। तो देखा जाए इंसान जो छेड़छाड़ कर रहा है उसका रेशियो और प्रकृति खुद का किसका रेशियो, क्या रेशियो होता होगा? अगर रेशियो तो अब नहीं निकाल सकते, लेकिन ये इतना बताया जा सकता है कि जहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे वहाँ छेड़छाड़ प्रकृति से नहीं करेंगे वहाँ समस्या कम होगी, सीधी सी बात है, होगी वहाँ। वैसा नहीं कहते, वहाँ भी भाई जो नेचुरल जो है आपका प्राकृतिक रूप से क्षरण तो होता है ना, रॉक का भी होता है, हर चीज़ खत्म होती है। तो ये नहीं कह सकते कुछ नहीं होगा, नेचुरल रूप से होता है। पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है, पानी घुस रहा है तो कुछ होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। मैं कहता हूँ नॉर्मल जो होगा, लेकिन जब ज़्यादा हम छेड़छाड़ करते हैं, काट पीट करते हैं तो समस्या आती है। लेकिन वो भी समय के साथ हीलअप हो जाता है। यदि उसमें एक बार अब करके हमने फिर सब ठीक ठाक कर दिया तो वो प्रॉब्लम कम होगी। इंसानों ने अपने हित के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए या अपने सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध बनाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ एरिया में आप देखते होंगे उसका बहुत अच्छा प्रभाव भी रहा, बुरा भी प्रभाव रहा। तो ये बांध का बनना प्रकृति पे कितना बुरा प्रभाव पड़ा बांध का बनाना? नहीं, देखिए ऐसा है कि बांध बनाना है बहुत पुरातन काल से चल रहा है, ये कोई हम आज नया नहीं काम कर रहे हैं। नया काम हम नया नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारी सोच बढ़ी है, साइंस बढ़ी है, तो हमने उस चीज़ को कम करने के लिए कि समस्या कम कैसे कर सकते हैं। पानी हम रोक रहे हैं, बाढ़ रुक रही है, पानी रोक रहे हैं, डैम में बिजली बन रही है, पानी रोक रहा है तो और पानी पीने को दे रहे हैं हम। तो ये कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं हमारी, कुछ कॉस्ट तो लगेगी उसके, प्रकृति ऐसा नहीं मैं कह सकता कुछ नहीं होगा, लेकिन सुविधाएं ज़्यादा बढ़ी है हमारी उसको, है ना। तो यदि हम डैम बना रहे हैं तो डैम के फ़ायदे हमें दिखने पड़ेंगे। और अभी आप उठा रहे थे प्रश्न एक की जो है कि उसका जो भूकंप क्षेत्र में है पर डैम, ये भूकंप क्षेत्र में है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो भूकंप जो हमारा डैम है वो 8 रिक्टर स्केल की डिज़ाइन है। वो तो सेफ रहेगा, उस रिक्टर स्केल का यदि आएगा अर्थक्वेक तो बाकी सब खत्म हो जाएगा, शायद डैम में बचा रहेगा। अच्छा, ये बता दो, क्योंकि हर घर तो नहीं बनाएगा उस हिसाब से बना हुआ है। नहीं, जब उस रिक्टर स्केल का डैमेज होगा तो डैम तो शायद मेरा बचा रहे, लेकिन घर और सब खत्म हो जाएंगे पहले। सर इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे लिसनर व्यूवर से, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी हम सभी मिलकर एक तो पेड़ लगाएं, जितना पेड़ लगा सके काटें नहीं, और पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें, बैटरी वाली गाड़ी यूज़ करें, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी यूज़ करें, और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, जैसे भी कम करती है हमारे लिए यही हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी कि हम कम करें, तभी हम निजात पा सकते हैं। और ये सब लोग मिल के करेंगे तभी हो पाएगा, गवर्नमेंट करेगी, हम भी करेंगे, तभी होगा। सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज के हमारे विशेष बातचीत श्रृंखला में ITM गीडा में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व HOD रहे, टिहरी बांध परियोजना THDC इंडिया लिमिटेड GM पद से अवकाश प्राप्त वर्तमान में बसारतपुर गोरखपुर के निवासी ओम शंकर मौर्य जी रहे। आशा करते हैं कि जो भी बातचीत की आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप भी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए उपाय अपनाएंगे। तो फिर अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार।
बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।